वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। सचिन कुमार पटना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? आज शपथ ग्रहण समारोह है, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? सुन रहे होंगे कि कई केंद्रीय मंत्री से लेकर सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लाउड स्पीकर वहां पर उसकी आवाज ज्यादा आ रही है और आपकी आवाज कम आ रही है। जैसे ही हम बता दें कि लाउड स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है और बात करें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो सचिन, किन किन मंत्रियों के आने की आज उम्मीद जताई जा रही है? कई प्रदेशों से सीएम भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री अब यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और कुछ ही प्रधानमंत्री का भी आगमन इस ऐतिहासिक। ठीक है सचिन, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे क्योंकि अभी ज्यादा आवाज लाउड स्पीकर के पीछे से आपके बैकग्राउंड से आ रही है। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है और क्या खास खबरें हैं आज यूपी की? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो चूंकि 10वीं बार बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पटना पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात कर लें केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको पर्यवेक्षक बनाकर वहां भेजा गया था, वो भी वहां पे मौजूद हैं। अमित शाह पहुंचे हुए, तो एक तरह से बिहार की सरजमी में उत्तर प्रदेश के काफ़ी नेता वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये कहा जा सकता है यूपी और बिहार की जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, खान पान है और जो सीमावर्ती राज्य हैं दोनों, जो एक तरह से मिलती हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है बिहार का ये चुनाव, एनडीए की ताकत के रूप में उभर रहा है और उसकी एक झलक उत्तर प्रदेश के नेताओं की और मुख्यमंत्री के रूप में पटना में दिखाई भी दे रही है। वहीं हम बात कर लें घोसी विधानसभा है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक सुधाकर सिंह थे, उनकी असमय मृत्यु हो गई है। तो अब एक तरह से घोसी की सीट खाली हो गई, अब यहाँ पे उपचुनाव कराने होंगे। अब देखना होगा, चूंकि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को वहां से विधायक बनाना चाहते हैं। पिछली बार चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार क्या गुड़ागड़ित बैठती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उपचुनाव में ओपी राजभर अपने बेटे को विधायक बनाने में सफल होते हैं कि नहीं है, ये देखना होगा। वहीं हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की और ख़ास खबरों की, तो जिस तरह से एसजीएसटी जो स्टेट जीएसटी विभाग है उसकी एसआईबी टीम की छापेमारी लगातार ऐसी फर्मों पे जो टैक्स चोरी जीएसटी की चोरी करते थे उन पे मथुरा में, आगरा में, गाजियाबाद में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, विभिन्न जनपदों में, चूँकि रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो कम हुआ था इस बार, उसके बाद से जीएसटी विभाग सक्रिय हुआ है और लगातार एसआईबी की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं हम कफ सिरप की बात कर लें और नशीले इंजेक्शन की बात कर लें तो उसको लेकर भी लगातार छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के बाद से तमाम जगहों पे, लाल बाग में जिस तरह शाहीन के पकड़े जाने और अन्य लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई और यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं और देश को तोड़ने की साजिश जैसे आरोप जो लोग रहे हैं, चूँकि इसके पहले भी जब भी ब्लास्ट हुए हैं तो वहाँ पे एनआईए की टीम ने गिरफ्तारियां की हैं और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहली बार ऐसा नहीं है, देशद्रोह के मुकदमे पहले भी वहाँ लग गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है आखिर ये आतंकवादियों की पनाह कैसे बनी हुई है और यहाँ के रहने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं और जो इन ऊंचे पदों पे पहुँचते हैं, डॉक्टरी पे
ऐसे में पहुंचते हैं, उनको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। अब देखना होगा कि अन्य जो गिरफ्तारियां होती हैं उसके तार कहां कहां जुड़े होते हैं। जी सोनिया। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी लिहाज से भी ये ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी अलर्ट मोड पर है और 25 नवंबर को भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है अयोध्या में, उसको लेकर भी यहाँ पर अभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही है इसको लेकर राघवेंद्र अभी? बिल्कुल सोनिया, 25 नवंबर की बात कर लें तो अयोध्या वो शहर, अयोध्या वो नगरी जो तीर्थ नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा की शिकार अयोध्या अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जो एक जाल होना चाहिए उससे हमेशा अछूती रही। सीधे शब्दों में कहा जाए से हमेशा अछूती रही, लेकिन मार्च 2017 में सूबे की कमान जब योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई तो अयोध्या के दिन बहुरे। उसके बाद से हाईकोर्ट के माध्यम से जिस तरह राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और वहाँ पे बड़ा मंदिर बनकर आज तैयार हुआ है 500 साल के लंबे इंतजार के पास, वहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया, जिस तरह के कॉरिडोर बनाए गए, जिस तरह से अयोध्या को बिजली के झूलते तारों से मुक्त कराया गया, सकरी गलियों से मुक्त कराया गया, उसके बाद से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और अब 25 नवंबर को एक और स्वर्णिम दिन आ रहा है जहां पे उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी फिर एक बार वहां अयोध्या नगरी में दिखाई देंगे। कहीं नहीं, संघ संचालक मोहन भागवत भी वहां दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और योगी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर भी वहां दिखाई देंगे। और पुलिस की जहां तक बात की जाए तो वहां पे अतिरिक्त ये सब के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा को दिया गया है। जानकारी ले लेंगे। तो एक ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ अपडेट है आज प्रशांत? जी बिल्कुल सोनिया जी, मैं बता दूं 25 नवंबर का भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। उसकी तैयारियां की अगर बात की है तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। भाई आपको बता दें करीबन 6000 लोगों को राम मंदिर के द्वारा बताया गया, आमंत्रित किया गया है, पर करीबन 7 से 8000 से ज्यादा लोग राम मंदिर परिसर के अंदर उस समय मौजूद रहेंगे। वही आपको बता दें जो 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, चाहे वो राम मंदिर के शिखर पर हो, साथ ही साथ जो सप्त मंडपम मंदिर है, 7 मंदिर और बनाए गए, उन सभी मंदिरों के शिखर पर भी उस समय ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। वही आपको बता दें तैयारियां की अगर बात की है तो एयरपोर्ट से करीबन 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अलॉट की गई हैं जो वहां पे आएंगे। और उसी के बता दें आपको उत्तर प्रदेश की अगर बात की है 75 जिले से यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी को देकर, क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी वैसे बढ़ा दी गई थी। और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वो वैसे भी रेड जोन एरिया में आते हैं तो वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ा दी गई है। उसी में बता दें एयरपोर्ट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो 60 प्लेन आएंगे उनके लिए ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि जो वीवीआईपी आमंत्रित किए गए हैं और जो पास उनको मिला है उसमें नई बदलाव भी किया गया है, क्योंकि दिल्ली के ब्लास्ट होने के बाद कोई भी ऐसा दुर्घटना ना घटित हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से मौजूद रहेंगे, कई वीआईपी मौजूद रहेंगे और ध्वजारोहण का बड़ा कार्यक्रम है तो उसको लेकर वहां पे बता दिया गया बारकोड से उनकी एंट्री होगी। और साथ ही साथ जो पास मिला है उसमें ये भी लिखा था पहले कि फोन वगैरह अलाउड थे, पर अब फोन की भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही अगर बताएं नगर निगम की बात किया है तो नगर निगम किस तरीके इसको अयोध्या को भव्य नगरी, उस दिन लोग जब मौजूद हो तो अलग ही अलौकिक नजर अयोध्या आए, उसको देखते हुए चौराहा चौराहा को लेकर छोड़ पूरे अयोध्या की साफ सफाई स्वच्छता अभियान पे पूरी जोर दे दी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, उस दिन को लेकर पूरी पानी की सुविधाएं हो, रोड पूरी साफ सफाई हो, ऐसी तमाम तरीके की सुविधाएं बुक करी गई है। वहीं अगर बता दें अयोध्या के मंडल के आईजी प्रवीण कुमार से लेके एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी जमीनी स्तर पर उतर के जायजा ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें उस दिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना हो। और वहीं महासचिव चंपत राय का साफ तौर पर यह भी बयान था कि उस दिन जो आमंत्रित नहीं किए गए हैं उस दिन मौजूद ना हो। अगर उनको देखना तो लाइव प्रसारण से देख सकते हैं। वहीं अगर आपको सोनिया बता दें कार्य समिति अध्यक्ष के आईएएस निपेन मिश्रा हैं वो भी आए थे, उनका भी साफ तौर पर कल यही कहना था कि मीडिया को 2 दिन पहले, आज 20 तारीख है, 2 दिन बाद मीडिया को भी ले जाएंगे और जो नेशनल मीडिया से उन्हीं को ले आके जायजा कराएंगे कि अगर वो देख सके किस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद आज से ही 5 दिवसीय कार्यक्रम भी शुरुआत हो गई राम मंदिर परिसर में, क्योंकि आज मिशन शक्ति नारी शक्ति की बात किया है तो वहां पे मां सरयू का जल लेकर आज राम मंदिर परिसर में एंट्री करेंगे। वहां पे आज से ही अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम वो शुरू कर दिया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। वहीं पर अगर बता दें जो मुख्य यजमान लोग हैं वो डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनकी धर्मपत्नी और भी जो राम मंदिर के पुजारी लोग हैं उसमें मौजूद हैं। और ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है
ये 20 तारीख से चालू होकर 25 तारीख तक चलेगा। और 25 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है जो 11:49 से लेकर 1 मिनट का 1 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, उसमें करते हुए दिखाई देंगे। जो लोगों में एक इंतजार था कब भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी दिन आ गया। और आज जो लोगों में इंतजार था कि शिखर पर कब ध्वज लहराया जाएगा, 25 नवंबर का भी वो दिन आ गया है। और वहीं अगर आपको बता दें 25 नवंबर को जो शिखर ध्वज पे लहराया जाएगा, तो साफ तौर पर यह भी चंपत राय का कहना था, महासचिव का, कि ध्वजारोहण के कार्यक्रम का मतलब ये हो गया कि मंदिर की जो पूर्ण कार्य है वो भी एक तरफ से पूर्ण हो चुकी है। ये और कहां से इसकी शुरुआत होगी और कहां जाकर ये संपन्न होने वाली है? प्रशांत, आपसे ये सवाल है। जी पदयात्रा की आज से शुरुआत होने वाली है प्रशांत, और किस तरह का माहौल अभी नजर आ रहा है? पदयात्रा में कौन कौन बड़े जो हस्तियां हैं वो भी शामिल होने वाली हैं? जी, आज जो पदयात्रा है उसमें कहते हैं भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष जो है वो भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष जो है वो पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बता दें ये जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के खब्बू तिवारी हैं उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसमें बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष रोहित सिंह हो, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हो, प्रमुख शिविंदर सिंह है, इनके नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है। ये तारून बाजार से रैली निकलेगी और करीबन ये 20 किलोमीटर की रैली रहेगी, जिसमें आज करीबन 2 बजे भूपेंद्र चौधरी का कहते हैं मंच पर मीडिया को आमंत्रित किया गया, सभी लोगों को आमंत्रित भी किया गया। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था वल्लभ भाई पटेल की जो लिए जयंती निकाली गई है और उसी को देखते हुए यहाँ पे इस रैली को निकाली गई है। ठीक है प्रशांत। कानपुर से हमारे संवाददाता दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है आज? इसके अलावा राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए आज नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे और ये कार्यक्रम भव्य तरीके से होगा, क्योंकि ये अपने आप में ही खास बात हो जाती है, क्योंकि 10वीं बार कोई सीएम जब शपथ लेगा तो वो दिन अलग ही हो जाता है, और आज इसी का साक्षी बनेगा बिहार। राघवेंद्र, आपसे मेरा सवाल है। पूर्ण बहुमत जी, कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी अपने दम पे बहुमत में नहीं रही, लेकिन सुशासन का जो उनका एक चेहरा है, जो पहचान है, उसी की देन है कि एक इंजीनियर का छात्र जब इंजीनियर बना, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बना, तो एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिहार को जंगल राज से निकाल करके सुशासन राज्य की तरफ मोड़ने का काम, ये वही बिहार जहां पे लालू यादव की सरकार में अपहरण, हत्या, लूट, ये कहीं ना कहीं एक उद्योग का रूप ले चुके थे। वहाँ की गड्ढे से लबरेज रहने वाली सड़कें, बिजली का दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर विद्यालय की बात की जाए, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो बिहार के लोगों को नसीब नहीं होते थे। तो बिहार को एक तरह से सुशासन के रूप में पटरी पे लाकर वहाँ के जंगल राज को समाप्त करके, हालांकि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि वो फिर लालू यादव की पार्टी से भी गठबंधन किए, लेकिन 10 बार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और नीतीश कुमार ने अपने विकास कार्यों से, अपने क्रिया की जो उनकी शैली है काम करने की, नीतीश कुमार वो चेहरा है जिसके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार वो चेहरा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं है। नीतीश कुमार वो चेहरा है जिस पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ाने का आरोप नहीं है। तो भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार इकलौते वो चेहरा हैं जो 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वो अपनी काबिलियत को सिद्ध कर रहे हैं। बिना पूर्ण बहुमत के गठबंधन की सरकार चलाना, आपके ऊपर एक भी आरोप प्रत्यारोप न लगे, ये छोटी बात नहीं होती है। और आज का जो भव्य कार्यक्रम है रामलीला मैदान में पटना में, ये बहुत देखने लायक है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और जो नहीं पहुंचे अभी पहुंच रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए कहा जा सकता है कि बिहार को सुशासन के रूप में जो एक नई पहचान दी, वहां में महिलाओं को, नागरिकों को और सर्विस पेशा लोगों को जो सुरक्षा दी, वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सही किया, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को जो दिया, नागरिकों के अधिकारों की पहचान कराई। फिर से नीतीश सरकार पर विश्वास जताया है और एक बार फिर पूर्ण बहुमत की वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। दीपक, आपके पास आते हुए, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक, क्या कुछ अपडेट है आज ग्राउंड जीरो? जी सुन पा रहा हूँ।
ठीक है सर। बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से पटना बिहार में जो है आज नीतीश कुमार 20वीं बार जो है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। आवाज आ रही मेरी आपको? जी दीपक, आपकी आवाज हम तक आ रही है। क्वेश्चन रिपीट करिए मैम। क्या कुछ अपडेट है आज कानपुर से? देखिए, जिस तरीके से बिहार में आज जो है नीतीश कुमार 20वीं बार सीएम पद की जो है वो शपथ लेंगे, इसको लेकर अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो भाजपा के तमाम वो विधायक या नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह देखा जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष की सरकारें रही हैं उनमें अपराध चरम सीमा पर रहा है, लेकिन जब से नीतीश कुमार जो है सीएम बिहार के रहे, काफी हद तक जो चीजें हैं वो समान हो गई हैं। जो अपराध था या जो गुंडागर्दी होती थी, लूट की जैसी घटनाएं होती थी, वो बिहार में काफी हद तक जो है बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार जो है शराबबंदी के मामले में अब पूरे देश में जाना जाता है, और यही कारण है कि एक बार फिर जो है बिहार की जनता ने नीतीश कुमार बहुमत से उनको जिताया, और इस बार जो है वो 20वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। और कानपुर में जो भाजपा के तमाम वो कार्यकर्ता या नेता है, वो उनमें उत्साह देखा जा रहा है। और जब जीत हुई थी तब दौड़ नगाड़े और आतशबाजी भी छुटाई गई थी, और एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जो है भाजपाइयों ने जो है खुशी मनाई थी। और आज कानपुर में आज भी जो है खुशी की लहर है कि आज 20वीं बार सीएम बिहार के जो है नीतीश कुमार वो शपथ लेंगे। जी सचिन, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी आप जुटा पा रहे हैं? यहाँ पे अभी ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह है, किस तरह का माहौल अभी वहां पर नजर आ रहा है शपथ ग्रहण समारोह से पहले? अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित हैं और अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पे पहुंच चुके हैं। पीछे तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है कि नीतीश कुमार अभी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों के बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। कई केंद्रीय मंत्री, अमित शाह तो कल रात को ही पटना पहुंच गए थे। कई केंद्रीय मंत्रियों के आने का भी सिलसिला लगातार जारी है पटना में। बिल्कुल। अभी कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं? इसके अलावा जो अन्य राज्यों के सीएम है वो कहाँ से यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? हरियाणा के सीएम पहले पहुंचे हैं। उसके साथ ही आपको बता दें जितने भी तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सचिन, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। अभी तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ पटना के गांधी ऐतिहासिक मैदान में पहुंच चुके हैं और वो मंच पे उपस्थित है इस समय। बिल्कुल। कितने बजे से ये समारोह की शुरुआत होने वाली है? शपथ ग्रहण समारोह का टाइमिंग क्या रहेगा, शेड्यूल क्या है आज का पूरा? अभी से 1 घंटे के बाद जस्ट प्रधानमंत्री का पटना में आगमन होगा। जैसे ही उनका आगमन होता है, जो शपथ ग्रहण समारोह की जो भी औपचारिकता है उसको पूरी की जाएगी और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। प्रशांत, आपके पास आते हुए, देखिए अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, उससे पहले हजारों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में उस दिन वहां पर लोग पहुंचेंगे। हालांकि लोगों को दर्शन की अनुमति उस दिन नहीं दी गई है, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया जी, मैं बता दूं आपको, अगर 25 नवंबर को इतना भव्य और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए साथ ही साथ जो लोगों को आमंत्रित किया गया है, देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उस समय वैसे भी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था। जब वो राम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हो जाएंगे तो उस समय लोगों को एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। वही अगर बात करें राम मंदिर के दर्शन की, तो राम मंदिर के दर्शन के लिए राम मंदिर के महासचिव चंपत राय का साफ तौर पर बयान भी है। उन्होंने निवेदन भी किया है लोगों से, जिसको आमंत्रित नहीं किया उस दिन वो लोग मौजूद न रहे। और बता दें आपको 24 तारीख को शाम से ही दर्शन को बंद कर दिया जाएगा, कि जो आम जनमानस आए हुए हैं 24 तारीख के सुबह तक, शाम तक दर्शन कर सकते हैं। शाम के बाद दर्शन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को भव्य कार्यक्रम है और एक दिन पूर्व भी जो लोग आमंत्रित किए गए, करीबन 7 से 8 हजार से ज्यादा लोग आमंत्रित किए गए हैं, वो लोग एक दिन पूर्व ही आ जाएंगे। उनके लिए 1600 से ज्यादा रूम ट्रस्ट के द्वारा बुक कराए गए हैं। बाकी कई लोगों के लिए राम मंदिर परिसर के अंदर ही रहने का कराया गया है।
वहीं पर राम मंदिर कारसेवकपुरम के पास में टेंट सिटी भी बनाई गई, जिसमें पिछली बार के तरीके जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देश के प्रधानमंत्री उस समय मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जो और भी वीआईपीएस लोग थे, उस समय इतने होटल्स वगैरह नहीं बने थे, तो उन्होंने टेंट सिटी बनाया था। उसी तरीके इस बार भी जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, राम मंदिर परिसर के पास में ही कारसेवकपुरम के पास में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिस वजह से उसमें भी जनमानस रुके। वह अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन को 26 तारीख को, 25 तारीख के बाद से 26 तारीख को खोला जाएगा। और वहीं पर राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा यह भी बताया गया है कि जैसे नॉर्मल डेज में जो दर्शनी का समय था वो कम था, पर 26 तारीख से लोगों में ये अपेक्षा है और एक इंतजार रहेगा कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम करके बाहर निकले, उसके बाद वो भी दर्शन करने पहुंचे। तो वहीं पे उनका ये बोलना है कि 15 से 16 घंटे राम मंदिर को खोला जाएगा और अभी तक सिर्फ 5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान है, उनके दर्शन करते हुए श्रद्धालु दिखते थे। वहीं पर प्रथम तल पर राम दरबार बनकर तैयार है, उनके दर्शन करने को मिलते थे। सिर्फ प्रतिदिन करीबन 100 से 200 वीआईपी पास जो बनते थे, सिर्फ उनको प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन करने के लिए भेजा जाता था। बाकी आम जनमानस सिर्फ अभी प्रभु श्री राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप में जो विराजमान उनके दर्शन करके बाहर निकल जाते थे। पर 26 तारीख के बाद से प्रभु श्री राम के प्रथम तल पर राम दरबार और कहते हैं 5 वर्षीय बाल स्वरूप प्रभु श्री राम जी विराजमान, उनके साथ ही साथ जो और 7 मंदिर बनाए गए, सब मंडपम मंदिर है, उनके भी दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में मुस्तैद है, पुलिस बल हमेशा तैनात रहती है और उनका साथ जिस तरीके राम मंदिर परिसर में वो रेड जोन एरिया है, वहां पे ड्रोन से निगरानी की जाती है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और राम मंदिर की बात करें, अगर राम मंदिर के बनने के बाद जो भव्य कार्यक्रम होने वाला 25 तारीख को, पर अभी वहां पे करीबन 14 से ज्यादा वॉच टावर भी बनाए जाएंगे सूर्य जी, जो वॉच टावर पे हमेशा लोग गन से उसमें मुस्तैद रहेंगे, उस समय ऊपर से ही ड्रोन से और निगरानी कर सके कि जिस तरह के जो वहां पे आव भाव लोगों का है, राम मंदिर पूरे परिसर का वो परकोटे बिल्कुल प्रशांत, ये भव्य कार्यक्रम 25 नवंबर को होगा और जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने टीवी पर लाइव भी इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। उपेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है आज उपेंद्र देहरादून से? सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए सोनिया उत्तराखंड से, तो जिस तरीके से कल देर शाम को राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 माह के लिए जो है वो एस्मा जो है वो लगा दिया है। और एस्मा जिस तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे उपनल कर्मी, उन पर जो है वो रोक लगा दी गई है। साथ ही जिस तरीके से जो काम में बाधाएं जिस तरीके से जो आ रही थी, क्योंकि तमाम सारे जो 22,000 उपनल कर्मी जो उत्तराखंड में है वो हड़ताल पर थे और ऐसे में जो है कई सारे कार्य जो है वो बाधित हो रहे थे विभागों में। इसके चलते जो है सरकार ने ये फैसला लिया है कि एस्मा लागू करते हुए 6 माह तक कोई भी प्रदेश में जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर राज्य कर्मचारी संघ की ओर से भी इसका विरोध जो है वो जताया गया है। उन्होंने सरकार से पूरी तरीके से अपील की है कि जिस तरीके से सरकार अपनी हठधर्मिता जो जिस तरीके से कर रही है और ऐसे में अपनी आवाज़ उठाने की बात जिस तरीके से कर्मचारी कर रहे थे, उसको जो है उसको जिस तरीके से बंद करने की काम जो है वो सरकार कर रही है। तो ऐसे में 6 माह तक अब कोई भी प्रदेश में जो है वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे। साथ ही 9 वर्क 9 पे का भी जिस तरीके से जो है वो पत्र शासन ने जो है वो भेजा है, उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि जो भी उपनल कर्मी अगर जो भी कर्मचारी जो अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो उनको 9 वर्ग 9 पे जो है किया जाएगा, यानी कि बिना काम किसी भी अगर वो कार्य में नहीं आते हैं तो उनको जो है वेतन भी जो है उस दिन का नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके के आदेश भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिस तरीके से जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जो है होने लगी है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जिस तरीके से संविधान के विरुद्ध सरकार जो है वो काम कर रही है, ऐसे में जो कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने का काम जिस तरीके से कर रहे थे, उसके लिए जो हड़ताल की स्थिति आखिर क्यों बन रही है, आखिर सरकार उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है, इन तमाम सारी चीज़ों को जिस तरीके से जो है हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि उनकी बातों को जो है सरकार को सुनना चाहिए था, उनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए थे। अभी अगर देखा जाए
तो पिछले 3-4 महीनों में जो है काफ़ी हड़ताल जो है वो देखने को मिली, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, साथ ही जिस तरीके से जो नियमितीकरण की मांग जो उपनलकर्मी कर रहे थे, लगभग प्रदेश के 22,000 उपनलकर्मी हैं जो हड़ताल पर हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो वकील हैं वो भी चैम्बर की नए चैम्बर की मांग जिस तरीके से जो कर रहे हैं, वो भी पिछले एक सप्ताह से जिस तरीके से हड़ताल पर हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेंगे, ऐसे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पटना एयरपोर्ट पर जो है वो पहुँच चुके हैं। वो भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे और यहाँ से सुबह 7 बजे जिस तरीके से वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकले थे और पटना एयरपोर्ट पर जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत जो है वो वहाँ पर हुआ है और आज जो है 10वीं बार जब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ देंगे तो उसके साक्षी जो है वो वहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से बिहार चुनाव में जो उन्होंने 4 से 5 रैलियाँ जिस तरीके से की और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट जिस तरीके से रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल उपेंद्र, आज ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए भी है और सीएम नीतीश कुमार के लिए भी आज अपने आप में ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि वो 10वीं बार आज सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद जो अनेक नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, सीएम धामी वहां पर पहुंच रहे हैं और सीएम योगी पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।